हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट फेमस ब्लैक पोइट्स एंड देयर बेस्ट नॉन पोइम्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो फेमस 5 फेमस ब्लैक पोइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उनकी जो सबसे बेस्ट पोइम होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से ब्लैक पोइट्स हैं आज? नंबर 1 पे है लैंगस्टन ह्यूज, सेकंड नंबर पे है क्लॉड मैके, थर्ड नंबर पे है डेरेक वेलकॉट, फोर्थ नंबर पे है माया एंजेलो, और फिफ्थ नंबर पे है ओल्ड लॉर्ड। ये 5 पोइट्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे, और उनकी फेमस पॉइंट्स कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और यूजीसी नेट में ब्लैक राइटर्स और प्लस उनके पॉइंट्स को मैच करना आ जाएगा, या सिंगली ही पूछा जाएगा राइटर की पॉइंट्स के बारे में। तो इस वीडियो में ये जो मोस्ट फेमस पॉइंट्स वो जो होगी वो हम कवर करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले लैंगस्टन ह्यूज, वो बोर्न हुए थे 1 फरवरी 1902 में बोर्न हुए थे, और उनकी डेथ हुई थी मई 22 1967। जेम्स मर्कर लैंगस्टन ह्यूज was born in Joplin in the American state of Missouri। लैंगस्टन ह्यूज का फुल नेम है जेम्स मर्कर लैंगस्टन ह्यूज, ये इनका पूरा नाम है, और ये बोर्न हुए थे जोप्लिन अमेरिकन स्टेट ऑफ मिसूरी के अंदर ये बोर्न हुए थे। ही रोट हिज मोस्ट फेमस पोइम, और उनकी सबसे मोस्ट फेमस पोइम जो है वो है द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर एट द एज ऑफ 17। 17 की एज में उन्होंने अपनी मोस्ट फेमस पोइम लिखी थी द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर। और ये आपको याद रखनी है, हो सकता है आपको मैच करने ही आ जाए पोइट और उनकी पोइम। तो ये इनकी पोइम थी द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर। द पोइम वॉज पब्लिश्ड इन द जून 1921 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। इश्यू ऑफ द मैगजीन द क्राइसिस, क्राइसिस के अंदर ये पब्लिश हुई थी पोइम। In 1925, while working as a bus boy in a hotel in Washington DC, जब लैंगस्टन ह्यूज एक बस बॉय मीन्स जो होटल्स के अंदर जो टेबल्स वगैरह साफ करते हैं उनको बोलते हैं, तो वो काम करते थे लैंगस्टन ह्यूज। ही शोड हिज पोएम्स टू ए प्रोमिनेंट अमेरिकन पोइट वेशेल लिंडसे, और उन्होंने अपनी पोइम जो है एक बार होटल में काम करते हुए अमेरिकन पोइट जो थे वेशेल लिंडसे उनको दिखाई थी। द फॉलोइंग डे, और उसी दिन न्यूज़पेपर अराउंड द कंट्री रिपोर्टेड लिंडसे डिस्कवरी ऑफ एन अफ्रीकन अमेरिकन बस बॉय पोइट, और उसी दिन ये न्यूज़पेपर में खबर छप गई थी कि अमेरिकन पोइट ने एक ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन बॉय की खोज की है, बस बॉय यानी जो टेबल वगैरह साफ करता है होटल के अंदर, उस ऐसे पोइट की खोज की है जो कि अफ्रीकन अमेरिकन है। लैंगस्टन फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन, और लैंगस्टन का फर्स्ट पोइट्री जो कलेक्शन था वो था द वियरी ब्लूज। तो क्वेश्चन में जो मैचिंग में आएगा वो आपकी फर्स्ट पोइम भी आ सकती है इनकी, और इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन भी आ सकता है। तो फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन था द वियरी ब्लूज वाज पब्लिश्ड द फॉलोइंग ईयर, और उसी साल इनकी जो फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन था वो पब्लिश हुआ। Hughes then became the most famous person associated with the Harlem Renaissance, और उसके बाद जो है लैंगस्टन ह्यूज बहुत ज्यादा एक फेमस पर्सनालिटी बन गए थे हरलम रेनेसा, जो कि जिसको ब्लैक रेनेसा या मोस्टली अफ्रीकन रेनेसा भी कहा जाता है। तो ये हरलम रेनेसा जो है वो उसका मेन पर्सन जो है वो बन गए थे, एंड अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर ऑफ द मूवमेंट, और मूवमेंट के सबसे प्रभावशाली लीडर के रूप में मिले थे। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हरलम रेनेसा के जो पर्सन्स थे एसोसिएटेड वो कौन कौन से थे। तो सबसे फर्स्ट जो थे वो लैंगस्टन ह्यूज थे। He was one of the early innovators of the genre of poetry known as jazz poetry, और जैज पोइट्री की जो इन्वेंशन हुई थी उनमें सबसे पहले
जो इन्वेंटर जो इसकी खोज करने वाले थे जैज पोइट्री के, उनमें भी लैंगस्टन ह्यूज का नाम सबसे पहला था। तो अगर जैज पोइट्री में भी आ जाए तो उसमें भी नाम लैंगस्टन ह्यूज का आएगा। तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंगस्टन ह्यूज। मैनी ऑफ हिज पोइम्स आर बेस्ड ऑन अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर। उनके मोस्टली जो पोइम है अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर पे बेस्ड है। एंड ब्लैक्स, और ब्लैक्स के ऊपर बीइंग डिनाइड द अमेरिकन ड्रीम ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और उनकी जो पोइम्स का मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि ब्लैक्स को अमेरिकन के जो इक्वल में जो अपॉर्चुनिटी होती है वो नहीं मिलती। और जो ब्लैक अमेरिकन ड्रीम देखते हैं कि इक्वालिटी होगी, उनसे रिलेटेड सारी उनकी पोइम्स होती है। ऑल्सो अ नॉवलिस्ट, लैंगस्टन ह्यूज एक नॉवलिस्ट भी है, प्ले राइट एंड कॉलमिस्ट, और कॉलम भी लिखते थे न्यूज़पेपर के अंदर। लैंगस्टन ह्यूज इज मोस्ट रिनाउंड फॉर हिज पोइट्री। अपनी पोइट्री के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। एंड ही इज वाइडली रिगार्डेड, और उनको जाना जाता है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अफ्रीकन अमेरिकन पोइट्स एवर। और उनको ग्रेटेस्ट अफ्रीकन अमेरिकन पोइट्स के रूप में जाना जाता है। अब उनकी इंपॉर्टेंट जो पोइट्री कलेक्शन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है द वियरी ब्लूज। वियरी ब्लूज इनके पोइट्री कलेक्शन है। फाइन क्लोज टू द जू 1927 के अंदर पब्लिश हुई थी। द नीग्रो मदर एंड अदर ड्रामेटिक रिसाइटेशंस 1931 के अंदर। डियर लवली डेथ 1931। द ड्रीम कीपर एंड अदर पोएम्स 1932। A New Song 1938, Let America Be America Again, Shakespeare in Harlem 1942, Freedom's Plow 1943 के अंदर पब्लिश हुई। Jim's Crow Last Stand 1943 के अंदर पब्लिश हुई। Lament for Dark People and Other Poems 1944, Fields of Wonder 1947, One Way Ticket 1949, Ask Your Mama, 12 Moods for Jazz 1961, The Panther and the Lass, Poems of Our Times 1967। ये उनकी इम्पोर्टेंट पोइट्री कलेक्शन थी। और इन्हीं में से जो मैचिंग में आते हैं, ओबियसली जो अभी यूजीसी नेट का रिसेंट जो पैटर्न चल रहा है उसमें क्या है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन पोइट्स हैं या राइटर्स हैं या नॉवलिस्ट हैं, उनके इम्पोर्टेंट जो राइटर्स हैं उनको और उनके जो वर्क्स हैं उनको मैच करना दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनके इम्पोर्टेंट पोइट्री कलेक्शन है। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है कि उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम कौन सी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट्री कलेक्शन कौन सा है। सेकंड नंबर पे है क्लोड मैके। क्लोड मैके का बोर्न हुए थे सितंबर 15 1890 में वे बोर्न हुए थे। और ये इनकी डेथ हुई थी मई 22 1948 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। बोर्न इन क्लैरडन पेरिस जमैकिया, क्लोड मैके स्टार्टेड टू राइट पोएट्री एज द एज ऑफ 10। कई बार यही पूछा जाता है कि क्लोड मैके जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। तो ये एक जमैकियन पोएट थे एट द एज ऑफ 10। और उन्होंने एज ऑफ 10 पे पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था। एंड ही पब्लिश्ड हिज बुक फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स। और उनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स है सॉन्ग ऑफ जमैका इन 1912। 1912 के अंदर उनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स आई थी, पोएट्री कलेक्शन आया था सॉन्ग्स ऑफ जमैका। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट था उनका पोएट्री कलेक्शन। The same year he left for the United States to attend Tuskegee Institute। और उसी साल उन्होंने जो है यूनाइटेड स्टेट को छोड़ दिया था और टस्कीगी में इंस्टीट्यूट के अंदर चले गए थे। इन 1920s मैके बिकेम इन्वॉल्व इन हार्लम रेनेसा। और उसके बाद क्लोड मैके भी हार्लम रेनेसा जो ब्लैक्स का मूवमेंट था, बहुत ही ज्यादा फेमस मूवमेंट था हार्लम रेनेसा, उसमें जो है इन्वॉल्व हो गए थे। तो सेकंड नंबर पे अगर आपको हार्लम रेनेसा के बारे में जो राइटर्स आते हैं तो उसमें सेकंड नंबर पे आगे क्लोड मैके।
The poetry of Mackay ranked from vernacular verse celebrating peasant life, और मैके की लाइफ के अंदर उन्होंने जो रेगुलर जो लोकल जो वर्ड्स है उसका यूज किया है और पीजेंट्स लाइफ को सेलिब्रेट किया उन्होंने इन जमाइका जमाइका की पीजेंट लाइफ है उनको सेलिब्रेट किया है टू पॉइंट्स दैट प्रोटेस्टेड रेशियल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज और उनकी पोइट्री के अंदर जो प्रोटेस्ट दिखाया गया जो विरोध दिखाया गया है जो रेशियल जो इनइक्वालिटीज थी वो दिखाया गया है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज थी वो दिखाया गया है कि कैसे गोले कारे का भेदभाव है और कैसे इकोनॉमिक जो है पैसे का जो है वो इनइक्वालिटीज है गोरे में और कालों के बीच में वो सारा उन्होंने दिखाया गया है ड्यू टू दिस इट बिकेम पॉपुलर इन अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी और इसी वजह से अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर बहुत फेमस हुए एंड रेजोनेट विद द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट और उसके बाद वो इस मूवमेंट के लीडर्स में से मेन लीडर थे इन पर्टिकुलर हिज मिलिटेंट सोनेट और उनका जो मिलिटेंट एक सोनेट था जो उन्होंने लिखा था इफ वी मस्ट डाई which was published in 1919 is noted for its revolutionary tone and is considered landmark of Harlem Renaissance और उनकी अगर वर्क के बारे में बात करें उनकी पोएम के बारे में करें तो उनका जो मोस्ट फेमस सोनेट है इफ वी मस्ट डाई तो ये जो पब्लिश हुआ था 1990 के अंदर और ये इसकी टोन जो थी इसका वो बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी टाइप में थी और ये एक लैंडमार्क मानी जाती है हार्लेम रेनेसा के लिए मतलब हार्लेम रेनेसा को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए बढ़ाने के लिए इसको पॉपुलराइज करने के लिए इस पोएम का बहुत बड़ा हाथ है अपार्ट फ्रॉम पोएट्री के अलावा मैके आल्सो रोट शॉर्ट स्टोरी नॉवेल्स एंड नॉन फिक्शन तो ये भी एक राइटर भी है पोइट भी है शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है ही इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द की फिगर इन द हार्लेम रेनेसा जैसे कि हमने पहले बताया है कि ये एक हार्लेम रेनेसा के अंदर एक मेन फिगर थे के फिगर थे एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लैक पोइट्स ऑफ हिज एज और अपनी एज के सबसे ग्रेटेस्ट ब्लैक पोइट माने जाते हैं क्लॉड मैके अब इनकी पोइट्री कलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो पोइट्री कलेक्शन है इनका सबसे पहले सॉन्ग ऑफ जमाइका आपको ये याद रखना है सॉन्ग ऑफ जमाइका सबसे फर्स्ट था 1912 स्प्रिंग इन न्यू हेमिस्फेयर एंड अदर पोएम्स 1920 हार्लेम शैडो 1922 द सिलेक्टेड पोएम्स ऑफ क्लॉड मैके 1953 कंप्लीट पोएम्स 2004 अब जो इनकी मोस्ट फेमस पोएम थी वो थी इफ वी मस्ट डाई इज अ पोएम पब्लिश्ड इन जुलाई 19 इशू ऑफ द लिबरेटर मैगजीन के इशू में 1990 के अंदर इनकी ये पोएम पब्लिश हुई थी इफ वी मस्ट डाई और मोस्ट फेमस पोएम है क्लोडे रोट द पोएम इन रिस्पॉन्स टू मॉब अटैक्स बाय वाइट अमेरिकन्स अपॉन अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज ड्यूरिंग द रेड समर और ये पोइम जो थी क्लॉड मैके ने राइट की थी जब एक वाइट अमेरिकन की भीड़ ने जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज थी उनके ऊपर अटैक कर दिया था मॉब लिंचिंग की थी मॉब एक भीड़ ने वाइट अमेरिकन की भीड़ ने जो ब्लैक अमेरिकन थे उनके ऊपर अटैक कर दिया था उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये पोइम लिखी थी इफ वी मस्ट डाई तो ये उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस पोइम है इसके अलावा कुछ और पोइम्स भी है उनकी द Castaways, The Lynching, A Red Flower, December 1919 तो ये कुछ फेमस इनकी पोइट्री कलेक्शन और पोइम्स हैं थर्ड नंबर पे हैं डेरेक वेलकोट ये बोर्न हुए थे जनवरी 23 1930 के अंदर और इनकी डेथ हुई थी मार्च 17 2017 के अंदर इनकी डेथ हुई थी Born in the island of Saint Lucia, a former British colony in the West Indies, अब बाई कंट्री भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि डायरेक्ट वोल्टर की कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे ये बोर्न करते थे आइलैंड ऑफ सेंट लूसिया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट लूसियन जो पॉइंट थे वो कौन से थे तो ये बोर्न हुए थे सेंट लूसिया में ब्रिटिश कॉलोनी है वेस्ट इंडीज की Derek Walcott initially trained to be a painter but soon turned to writing. स्टार्टिंग में डेरेक वोल्टर जो थे वो एक पेंटर की ट्रेनिंग ले रहे थे लेकिन बाद में वो राइटिंग की तरफ टर्न हो गए थे मुड़ गए थे
At the age of 14, his first poem was published in the newspaper. 14 की एज में उनकी फर्स्ट पोइम पब्लिश हुई थी, द वॉइस ऑफ सेंट लूसिया। ये इनकी फर्स्ट पोइम थी जो पब्लिश हुई थी। वेलकुट गेन इंटरनेशनल रिनाउन विद हिज पोइट्री कलेक्शन, और उनको इंटरनेशनली कब जाना गया था, उनका पोइट्री कलेक्शन पब्लिश हुआ था इन अ ग्रीन नाइट पोइम्स 1948-1960, और ये पब्लिश हुई थी 1962 के अंदर। द बुक सेलिब्रेटेड द कैरिबियन एंड इट्स हिस्ट्री, और इसके अंदर कैरिबियन हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया है, एज वेल एज फोकस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन देयर लैंड, और उसके अंदर ये भी बताया गया है कि कॉलोनियलिज्म जो था उसका किस तरह से लैंड के ऊपर क्या असर हुआ, वो भी इस सारे के अंदर दिखाया गया था। His most acclaimed work is however the Homeric epic poem Omeros, और उनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है, एपिक पोइम जो है डायरेक्ट वेलकोट की, वो है ओमिरोस, और ये एक होमर के ऊपर बेस्ड है। होमर राइटर जो है, पोएट जो है, उनके ऊपर बेस्ड ये एपिक पोइम है ओमिरोस, विच वाज पब्लिश्ड इन 1990, 1990 के अंदर ये पब्लिश हुई थी, एंड इज साइटेड बाय क्रिटिक्स बाय हिज मेजर अचीवमेंट, और क्रिटिक्स के द्वारा बार बार इसको कोट किया जाता है, साइट किया जाता है, और उन्होंने इस पोइम को एक मेजर अचीवमेंट के तौर पे कहा है कि ये डायरेक्ट वेलकोट की सबसे मेजर अचीवमेंट है। वेलकोट हैज ए लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश्ड कैरियर, वेलकोट का बहुत ही बड़ा शानदार कैरियर रहा है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पोइट, एक पोइट होने के अलावा, he was also a playwright, critic, teacher and journalist, वो पोइट, क्रिटिक और जर्नलिस्ट भी रहे हैं। डायरेक्ट वेलकोट received the 1992 Nobel Prize in Literature with the Nobel Committee, describing his work as a poet aware of great luminosity, sustained by historical vision, the outcome of multicultural commitment, और डायरेक्ट वेलकोट को 1992 का नोबेल प्राइज भी मिला है, और उनका जो विजन था वो मल्टी कल्चरल कमिटमेंट था, और जो उनका पोएटिक स्टाइल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल विजन है, ग्रेट ल्यूमिनिटी है, तो ये सारा उनके बारे में कहा गया है। उनकी कुछ पोइम्स है, उनके बारे में बात करते हैं। 1965 के अंदर आई थी द कास्टवे एंड अदर पोइम्स, 1969 के अंदर आई थी द गल्फ एंड द अदर पोइम्स, 1973 के अंदर आई थी अनदर लाइफ, ये कुछ इनकी और पोएम्स है। 1976 के अंदर सी ग्रेव्स, 1979 में द स्टार एप्पल किंगडम, 1981 के अंदर सेलेक्टेड पोइट्री, ये कुछ इनके पोएम कलेक्शंस के नाम है, और 1981 के अंदर आई थी द फॉर्चून ट्रेवलर। नेक्स्ट नंबर 4 पे है माया एंजेलो। माया एंजेलो बोर्न हुई थी अप्रैल 4, 1928 के अंदर, और इनकी डेथ हुई थी मई 28, 2014 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। बोर्न मार्गरेट एनी जॉनसन, मार्गरेट एनी जॉनसन, माया एंजेलो वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिगर ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की मोस्ट फेमस फिगर जो माया एंजेलो को माना जाता है। She began her career as a singer and dancer. उन्होंने अपना कैरियर एक सिंगर और डांसर के तौर पे स्टार्ट किया था। Work as a civil rights activist and journalist, और उसके बाद वो धीरे धीरे एक जर्नलिस्ट के रूप में और एक सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट के रूप में काम करने लगे थे। Wrote even seven acclaimed biographies, और उन्होंने बहुत ही फेमस 7 ऑटोबायोग्राफीज जो है वो राइट की है। Taught at Wake Forest यूनिवर्सिटी, और जो कि वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती हैं। एंड रिसीव मैनी ऑनर्स, उन्होंने उनको बहुत सारे ऑनर्स अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, इंक्लूडिंग द 2010 प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, उनको 2010 के अंदर प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला है, द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर इन द यूनाइटेड स्टेट, और ये जो होता है यूनाइटेड स्टेट का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो उनको मिला है। एंजेलो वाज अ prolific poet who explored numerous themes in her poems, और उन्होंने अपनी पोएम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है और बहुत सारी थीम्स के ऊपर उन्होंने राइट किया है।
ऑफ वीमेन, वीमेन के टॉपिक पे लव, लॉस, म्यूजिक, स्ट्रगल, डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म, और उन्होंने रेसिज्म के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, रंग भेद के ऊपर, इन सब के ऊपर उन्होंने अपनी पोइम में लिखा है। She has been referred to as People's Poet and as the Black Women's Poet Laureate, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माया एंजेलो को पीपल्स पोइट भी कहा जाता है और उनको ब्लैक वीमेंस पोइट लॉरिएट भी कहा जाता है। ये दोनों ही नाम माया एंजेलो के लिए यूज किए जाते हैं। In 1993, Angelo recited her poem on the pulse of morning at the President Bill Clinton's inauguration, और 1993 के अंदर माया एंजेलो ने अपनी पोइम को रिसाइट किया था जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का इनॉग्रेशन हुआ था उसके ऊपर उन्होंने अपनी पोइम ऑन द मॉर्निंग ऑफ ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग ये रिसाइट की थी। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल पोइट, वो सबसे पहली फीमेल पोइट है, एंड द सेकंड एवर आफ्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू बी ऑनर्ड, और उनको ये ऑनर जो मिला था वो सेकंड ऐसी पोइट है जिनको ये ऑनर मिला था कि किसी प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन पे उन्होंने अपनी पोइम रिसाइट की। इससे पहले जो रिसाइट करने वाले पोइट थे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। द पोइम्स ऑफ माया एंजेलो कंटिन्यू टू बी एक्सट्रीमली पॉपुलर, और जो माया एंजेलो की पोइम्स है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई है एंड हैज बीन कॉल्ड द एंथम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, और उनकी पोइम्स को अफ्रीकन अमेरिकन का एंथम कहा जाता है। Among other things, इन चीजों के अलावा her poem Still I Rise was recited by Nelson Mandela at her presidential inauguration, और इसके साथ साथ उनकी जो पोइम थी Still I Rise वो नेल्सन मंडेला ने अपने प्रेसिडेंट इनॉग्रेशन में उनको रिसाइट किया था उस पोइम को। माया एंजेलो इज द मोस्ट फेमस ब्लैक पोइट टिल डेट, आज तक की डेट की सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड ब्लैक पोइट माया एंजेलो है। और उनकी कुछ और पोइम है अ कंसीट, अलोन, ह्यूमन फैमिली, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, ये इनकी मोस्ट फेमस पोइम है। आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, इंसोमैनिक मैन, मिलियन मैन मार्च पोएम, मोमा, वेलफेयर रोल, ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। नंबर 5 पे हैं ऑर्डर लॉर्ड, ये बोर्न हुई थी फरवरी 18 1934 के अंदर बोर्न हुई थी, और इनकी डेथ हुई थी नवंबर 17 1992 के अंदर। बोर्न इन न्यूयॉर्क सिटी टू कैरिबियन इमिग्रेंट्स, और ये बोर्न हुई थी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर और ये कैरिबियन इमिग्रेंट्स थी। ऑर्डर लॉर्ड अटेंडेड दी हंटर कॉलेज हाई स्कूल, अ सेकेंडरी स्कूल फॉर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड स्टूडेंट, और इन्होंने अपना कौन सा हंटर कॉलेज हाई स्कूल अटेंड किया था, और उसके बाद while there she published her first poem in 17 magazine, उसके बाद इन्होंने अपनी फर्स्ट पोइम पब्लिश की थी 17 मैगजीन के अंदर। इन 1968 द फर्स्ट सिटीज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन वाज पब्लिश्ड, इनके फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन का नाम है द फर्स्ट सिटीज। In 1973 her collection of poems, उनकी poems का collection From a Land Where Other Peoples Live was nominated for the National Book Award for Poetry, और उसके बाद हर उनकी poem का collection जो था From a Land Where Other People Live, उसके लिए National Book of Award मिला था उनको। Lord had a long and prolific कैरियर एज ए पोइट, और उनका लॉर्ड का जो कैरियर रहा है एक बहुत बड़ा कैरियर रहा है एज ए पोइट के तौर पर। अमंग अदर थिंग्स, इसके अलावा शी वाज पोइट लॉरिएट ऑफ न्यूयॉर्क फॉर द पीरियड 1991 टू 1992, और 1991 से 1992 तक वो एक पोइट लॉरिएट रही है न्यूयॉर्क की। द पोइट ऑफ लॉर्ड इज रिनाउंड फॉर इज टेक्निकल मास्टरी एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, वो अपनी टेक्निकल मास्टरी और इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए उनकी पोइट्री जानी जाती है। हर पोएम्स आर आल्सो नोन फॉर एक्सप्रेसिंग एंगर एंड आउटरेज एट सिविल एंड सोशल इनजस्टिस शी ऑब्जर्व थ्रू आउट हर लाइफ,
और अपनी पूरी लाइफ जो सोशल और सिविल इनजस्टिस को, अन्याय को उन्होंने सहन किया, उसके वो सारी चीजें उनकी पोइम्स के अंदर दिखाती हैं, और उसकी पोइम्स के अंदर उनका जो एंगर है और उनका जो गुस्सा है वो सारी चीजें निकल के सामने आती हैं। आफ्टर फ्रॉम बीइंग अ पोइट, एक पोइट के अलावा ऑड्रे लॉर्ड वाज ए फेमिनिस्ट, एक बहुत ही बड़ी फेमिनिस्ट रही है, एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट। शी डिस्क्राइब्स हरसेल्फ, वो अपने आप को डिस्क्राइब करती है एज ब्लैक लेस्बियन मदर वॉरियर पोइट। दिस रिफ्लेक्ट्स इन हर पोइट्री, और ये सारी चीजें उनकी पोइट्री में भी दिखाई देती है, एज शी यूज्ड हर क्रिएटिव टैलेंट टू confront injustice of racism, sexism, classism and homophobia। और ये सारी चीजें उनकी क्रिएटिव राइटिंग्स के थ्रू भी दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर उन्होंने रेसिज्म के ऊपर, सेक्सिज्म के ऊपर, क्लासिसिज्म के ऊपर, होमोफोबिया के ऊपर, इन सब के अंदर अपनी पोइट्री में राइट किया है। और इनका जो पोइट्री कलेक्शन है इंपॉर्टेंट, वो है कॉल कलेक्शन ऑफ पोइट्री। और इनकी सबसे मोस्ट फेमस पोइम है लिटने फॉर सर्वाइवल। ये इनकी मोस्ट फेमस पोइम है, ये इनका पोइट्री कलेक्शन है। और आपको याद रखना यही है, एक तो इनकी जो कोटेशन है अपने बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड की। शी डिस्क्राइब्स हरसेल्फ एज ब्लैक लेस्बियन मदर वॉरियर पोइट। ये कई बार कोटेशन भी पूछी जा सकती है, तो ये कोटेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन से ब्लैक राइटर के बारे में है, पोइट के बारे में है। और उसके बाद इनका फर्स्ट पोइट्री, जो इनका इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन है, वो है कॉल। और जो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है वो है ए लिटनी फॉर सर्वाइवल। In this poem, the Lord addresses other people who are voiceless and marginalized in society। और ये पोइम एड्रेस करती है ऐसे लोगों के लिए जो चुप रहते हैं और कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज्ड हैं सोसाइटी के अंदर। ऑब्जर्विंग दैट फियर रूल्स देयर लाइव्स, वो कहती है कि आपकी लाइफ को जो फियर है वो आपकी लाइफ को ऑब्जर्व करता है। बट इट इज बेटर टू स्पीक अप, वो कहती हैं कि सबसे अच्छा होगा कि आप अपनी आवाज उठाएं, बोले, एंड यूज वंस ओन वॉइस रादर देन रिमेन साइलेंट। और चुप रहने की बजाय सबसे अच्छा ये रहेगा कि प्रत्येक अपनी आवाज को उठाए, बोले, और सोसाइटी के अंदर जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हों। ये सारा उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू दिखाया है। अ विमन स्पीक्स, ये इनकी एक और इम्पोर्टेंट पोइम है। नाउ दैट आई एम फॉर एवर विद चाइल्ड, ये एक और पोइम है। हैंगिंग फायर पावर, ये कुछ उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स है। तो ये इस वीडियो में हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोइट और पोइटेस थे वो हमने किए हैं, और उनकी जो मोस्ट फेमस पोइम्स है या पोइट्री कलेक्शन है वो हमने देख लिया है। तो इसको करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो अगर मैचिंग में अगर आते हैं पोइट और पोइटेस, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन जो पोइट्स हैं उनके बारे में, तो आप इसको कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको ब्लैक पोइट्स कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस के लिए काफी हेल्पफुल करेगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।